नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार जल्दी से बताएंगे और आज के इस सेशन को करते हैं शुरू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के लिए क्लासिफिकेशन का पार्ट चल रहा था और उसी का अगला पार्ट आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड चलो भाई, राधे राधे सभी को। हमने लास्ट किंगडम मुनेरा पढ़ लिया था। लास्ट आपकी 2 क्लासेस हो नहीं पाई थी और इसी कारणवश आपकी आज भी क्लास होगी और कल यानी संडे को भी आपकी क्लास रहेगी, क्योंकि आपकी क्लास पिछले 2 दिन से नहीं हो पाई थी। ठीक है भास्कर, आप नॉर्मली मॉक भी लगा सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। प्रैक्टिस जो है वो आपने की ही है, ठीक है। आप डायरेक्टली मॉक भी यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं किंगडम मुनेरा के बाद किंगडम प्रोटेस्टा को। आई होप कि इससे पहले तक की चीजें आप सभी को यहाँ पर क्लियर हो गई थी मुनेरा में, जिसमें हमने पूरे के पूरे प्लांट्स इसके बैक्टीरिया के बारे में बात की थी। एक बार फटाफट से मुझे बता दो कि वहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं थी। पूरा बैक्टीरिया, आर्किया बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के बारे में अपन डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। चलो भाई, तो लास्ट हम लोगों ने बात की थी इस ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, जो कि एक प्रकार की शैवाल नहीं है, साइनोबैक्टीरिया है। जिस किसी ने भी क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो जाकर के एक बार जरूर से देख लेना, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल पवन, बिल्कुल परिपूर्ण है। अच्छा, चलो तो हेडिंग डालते हैं आज की पहली, किंगडम प्रोटिस्टा। अब सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर बात की जाए किंगडम मुनेरा की, तो मुनेरा यूनिसेलुलर था या मल्टी सेलुलर था? जल्दी से एक बार कमेंट में बताएंगे, क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरा जगत, किंगडम प्रोटिस्टा। जिसका फीचर क्या है कि सबसे पहले आप बताते हैं कि यहां पर यूनिसेल्यूलर जीव होते हैं और एकल कोशिकीय इनको कहा जाता है। अब कमेंट में आ चुका है कि मैम देखिए, मुनेरा जगत का फीचर था कि वहां पर जितने भी जीव हैं वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर है, यानी कि एक कोशिकीय वाले हैं, प्लस प्रोकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि वो सारे बैक्टीरिया थे, ठीक है। अब आती है दूसरी कहानी कि मैम वहां से हटके, बैक्टीरिया से हटके जब हम दूसरे क्लासिफिकेशन पे आएंगे तो यहाँ पर यूनिसेलुलर तो हैं, लेकिन ये बन जाते हैं यूकैरियोटिक। जो सेल आपके थोड़े से एडवांस दिखाई देते हैं उनको यूकैरियोटिक कहा जाता है। तो आप बताएंगे ये क्या है? एकल कोशिकीय व यूकैरियोटिक। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आते हैं अमीबा के। अमीबा जैसे कि हम बात करें इसके आकार की, तो देखो इसका कोई परफेक्ट आकार नहीं होता, ठीक है। ये किसी भी शेप में अपना बॉडी को मॉडिफाई कर लेता है। चलो, सीएचएसएल की कट ऑफ बहुत हाई गई है, जी हाँ। सीजीएल की जाने की संभावनाएं ना बने, तुम्हें उस बात से डर ना लगे, इसलिए पढ़ लो, ठीक है। और किसी एग्जाम में आपको समस्या ना आए। ये है आपका अमीबा। इस अमीबा के अंदर बात करें तो वही बीच में एक न्यूक्लियस होगा और साथ में अपना साइटोप्लाज्म भी भरा हुआ होता है। अब अगर अमीबा के ऊपर प्रश्न आता है कि अमीबा के अंदर विभाजन कैसे, बताएंगे? पहली बात, अमीबा अमर है, अमीबा इज इमॉर्टल। इट डिवाइड्स बाय बाइनरी fission। यह द्विविखंडन करता है और यह अमर है।
देखो जो अमीबा होता है ना, इसके अंदर नॉर्मली जब विभाजन की बात आती है तो ये दो कोशिकाओं के अंदर विभाजित हो जाता है। इसका न्यूक्लियस दो सेल्स में टूट जाएगा, मतलब दो भागों में, और साइटोप्लाज्म भी इसी प्रकार से विभाजित हो जाता है। तो अगर पूछा जाए कि भैया अमीबा जो है उसके अंदर दो डॉटर सेल्स बनती हैं तो किस प्रक्रिया से बनती हैं, वो प्रक्रिया आप बताएंगे हमारी बाइनरी फिजन की होती है। यानी ये जो पूरी स्टेज है ये आपको बाइनरी फिजन दिखाई देती है। साथ ही साथ में द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन। और क्योंकि इसके पेरेंट बॉडी में जो भी होता है वो फर्दर आगे पहुंच जाता है, नेक्स्ट डॉटर सेल्स में आ जाता है, इसीलिए कहते हैं कि ये अमर है। ये भाई किसी भी प्रकार से ना खत्म नहीं होती, नष्ट नहीं होती। ये अपना जो भी पार्ट है वो आगे आने वाली दो डॉटर सेल्स में भेज देती है। तो ये जो दो बनी है इनको कहा जाता है दो बेटी कोशिकाएं या डॉटर सेल्स। दो बेटी कोशिका। चलो नोट करो इसे फटाफट। ये इसका प्रोटिस्टा का पहला एग्जाम्पल है। एप्लीकेशन पे कल क्लास होगी सुबह 10 बजे। शिवम मारने की बात नहीं है। देखो मारने को, नष्ट करने को आप इसको नष्ट कर सकते हो, लेकिन जब बात आती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपना क्रोमोसोम, अपने अंदर के न्यूक्लियस, अपने अंदर का जो भी बॉडी का पार्ट है वो अपने दो डॉटर सेल्स में तोड़ करके बना देती है। तो भाई जो माता पिता के शरीर में था उसको हमने दो बेटी कोशिकाओं में बदलते हुए देख लिया। तो ये चीज आपकी कही जाती है कि यहाँ पर हुआ है बाइनरी फिजन। और इसी प्रोसेस को आप कहते हैं कि इसमें हम अमर की प्रक्रिया को देखते हैं कि भाई जो भी पेरेंट की बॉडी में था वो आ गया अगले वाले बॉडी के अंदर, यानी बेटी कोशिकाओं के अंदर। ठीक है। अब देखो इसको अगर भोजन खाना हो तो कैसे खाएगी। एक्चुअली में देखें तो ये है अमीबा। ठीक है, ये आप देख रहे हो, सभी को डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। ये है आपकी अमीबा। अब इस अमीबा के अंदर कोई ऐसा शेप नहीं नजर आ रही, ध्यान से देखो जरा। हाँ भाई दिखाई दे रहा है। इसके अंदर कोई पर्टिकुलर शेप तो नहीं है, धीरे धीरे करके मूव कर रहा है और मूव कर रहा है तो मैम इसका आकार बदल रहा है। अब मान लो कि यहाँ पे गलती से कोई एक फूड पार्टिकल आ जाए, है ना, यहाँ पे मान लीजिए एक फूड पार्टिकल आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, तो ये क्या करेगा, ये अपनी शेप को बदलेगा कि भाई यहाँ पे जो भी फूड पार्टिकल आया है ना उसको ये यहाँ से मॉडिफाई करता हुआ चलेगा, अपने इस पूरे पार्ट को ऐसे कवर अप करता हुआ जाएगा ताकि ये जो खाना है ये इसके अंदर तक अपने आप आ जाए। तो जब भी ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे रूप को हम नाम क्या देते हैं, स्यूडोपोडिया का नाम देते हैं। ठीक है, प्रश्न आ सकता है कि भाई ऐसे आकार को आप क्या कहते हो, स्यूडोपोडिया। यानी ये झूठा पैर तैयार करता है जिसकी मदद से, स्यूडो मतलब होता है झूठा और पोडा मतलब होता है पैर। ठीक है, हाथ पांव अपेंडेजेस आप कह सकते हो। तो फूड पार्टिकल कहीं पर भी आएगा ना तो ये अपनी बॉडी को कुछ इस प्रकार से क्या कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है। दिखाई दे रहा है सभी को। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट, अमीबा हैज लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया। ये प्रश्न आता है कई बार कि स्यूडोपोडिया किसका लोकोमोटरी ऑर्गन है। इसको साथ में लिख लेना, फॉल्स फुट, झूठा पैर। अमीबा का गतिशील अंग स्यूडोपोडिया कहा जाता है। ठीक है भाई, दूसरा एग्जाम्पल आता है इसके अंदर।
पैरामीशियम। ऑल्सो कॉल्ड एज स्लिपर एनिमलक्यूल। अब देखो मसला है क्या, याद नहीं रहता है। अच्छा, सब याद रहेगा, थोड़ा सा पढ़ना रिवीजन करना शुरू करो, सब कुछ याद रहेगा। ठीक है, अमीबा कहाँ रहता है? अमीबा नॉर्मली आपके जितने भी एक्वाटिक फील्ड्स होते हैं वहां पर आपको दिखाई दे जाता है, पानी वानी की सरफेस पर ये देखने को मिलता है। तो देखो जैसे ये मैंने बताया अमीबा है, अगला स्पीशीज आता है पैरामीशियम का। अब ये जो पैरामीशियम आप देख पा रहे हो ना, इसको जरा ध्यान से देखो। क्या ये आपको एक चप्पल के आकार का नहीं दिखाई दे रहा? क्यों भाई? मैम इसमें डॉटर सेल ही बनता है। हाँ अंजलि, डॉटर सेल ही बनता है, वायरस अलग से पढ़ेंगे। बिल्कुल शाकिब। जल्दी से बताओ, ये ऐसा आकार नहीं दिख रहा जैसे मैम एक स्लीपर हो, एक चप्पल जैसा शेप हमें यहाँ पर नजर आ रहा हो? बोलो हाँ कि ना। जल्दी जल्दी से बताओ, दिख रहा है ना? इसीलिए इसको कहते हैं स्लिपर एनिमल क्यूल, एक ऐसा एनिमल, एक ऐसा जीव जो कि चप्पल जैसे आकार का दिखाई देता है। साथ में जैसे वहां पर हमारे पास स्यूडोपोडिया था, यहाँ पर देखो ये वाला जो भाग निकला हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये इसके चारों तरफ, अरे हो जा भाई, ठीक है, ये सारे पूरी बॉडी पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम सीलिया के नाम से जानते हैं। और ये जो रेशे निकल रहे हैं इन्हीं की मदद से ये मूवमेंट शो करता है। ठीक है, बफरिंग अभी नहीं हो रही होगी, अभी सब कुछ ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं चप्पल जैसे आकार का दिखने वाला, इसको स्लिपर एनिमल क्यूल भी कहा जाता है। इट हैज सीलिया एज लोकोमोटरी ऑर्गन। गतिशील अंग सीलिया होता है। इसी प्रकार से आपका आता है अगला उदाहरण प्लाज्मोडियम का। ये सब अलग अलग उदाहरण हैं, जैसे हमने बात की थी आपके किंगडम मोनेरा में सारे के सारे बैक्टीरिया हैं, कुछ उसी प्रकार से हमारे पास ये जितने भी नाम अभी हम देख पा रहे हैं ये सब क्या हैं? ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे होते हैं प्रोटिस्टा के। अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, पैरामीशियम है। समझ रहे हो कि नहीं भाई? जल्दी से बताओ। फ्लैजेला बैक्टीरिया के अंदर होता है, पैरामीशियम में सीलिया है, अमीबा में स्यूडोपोडिया है। ये पैरामीशियम के अलावा जब प्लाज्मोडियम की बात आती है तो प्लाज्मोडियम किस प्रकार से दिखाई देता है? जो चप्पल के आकार का होता है उसे पैरामीशियम कहते हैं। हाँ भाई, प्लाज्मोडियम किस बीमारी को कराता है? आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये सब पानी वानी के अंदर जलीय जीव में रहते हुए नजर आते हैं। अगर बात करें इसके बारे में तो ये कराता है मलेरिया। इट कॉजेज मलेरिया, ये मलेरिया का रोगजनक कहा जाता है। मलेरिया का रोगजनक, नोट कर लो प्लाज्मोडियम के बारे में कि ये मलेरिया का रोगजनक कहा जाता है। समझ आ रही है कहानी सबको?
शिवम प्लाज्मिड अलग है। प्लाज्मिड वाला भाग सर्कुलर डीएनए को कहते हैं, जो डीएनए गोल आकार में होता है। और प्लाज्मोडियम जो है ना, ये पूरा पूरा एक स्पीशीज है, एक जीव है। तो ये दोनों अलग हैं, आप सेम नहीं बता सकते इनको। ठीक है, सब मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी आपको यहीं मिलेंगे। मलेरिया नाम की बीमारी है। अभी देखो मौसम आ चुका है बारिश मानसून का, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा डेंगू मलेरिया के केसेस जो हैं वो आने यहाँ पर हमारे शुरू हो चुके हैं। और उन्हीं का कारण है कि ये मलेरिया कराने वाले ये भाग, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, एडीज इजिप्टी होता है, यही सब रोग हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो समझ पा रहे हो भाई सभी? बताइए जल्दी जल्दी से। शाकिब शाह बिल्कुल निकल जाएगा, आप पढ़िए तो सही। चलो नेक्स्ट आता है उदाहरण, युगलीना। युगलीना भी क्या है? एक प्रकार का प्रोटिस्टा है। इट कंटेन्स प्लांट लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड एनिमल लाइक फ्लैजेला। अब इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझना, बड़ा प्यारा सा जीव है ये। ठीक है, पादप की तरह हरित लवक व जंतु की तरह फ्लैजेला पाया जाता है। युगलीना को पादप व जंतु को जोड़ने वाली कड़ी के नाम से जाना जाता है। इट इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो भाई, युगलीना की बात करें, क्योंकि हम प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक कोशिका वाली जीव है। अब तुम जरा इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पे सब पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे, बीमारियों में टाइफाइड मलेरिया सब आएगा। पहले इसको देखो, ये एक ऐसा जीव आपको दिख रहा है, ये एक सिंगल सेल है, एक अकेला सिंगल सेल है। ठीक है मैम, हरे कलर का दिखाई दे रहा है। मैं अगर इस युगलीना का डायग्राम बनाऊं तो मुझे कुछ ये इस प्रकार का नजर आता है। ठीक है, इसके पास एक फ्लैजला होगा, जो कि एनिमल्स की विशेषता है। भाई आपको पता ही है कि हमारे जितने भी एनिमल्स होते हैं, उन एनिमल्स के पास क्या पाया जाता है? मूवमेंट के लिए ऑर्गन होता है। तो यहाँ पर एनिमल्स जैसा क्या है? एक आपका फ्लैजला है। और दूसरी बात कि यहाँ पर आपके पास जो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है ना, पादप की विशेषता होती है कि भाई वो प्लांट के पास ही होता है, हरित लवक जिसकी मदद से वो अपना भोजन बना सकता है, इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट भी इसके पास है, यानी सिंपल सी बात है कि इसके पास प्लांट और एनिमल दोनों की विशेषता है। और दोनों की विशेषता है, इसीलिए क्वेश्चन कई बार आता है कि युगलीना जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक है, ये प्लांट्स एनिमल्स दोनों की विशेषताओं को रखता है। जैसे एक वायरस में जीवित और मृत दोनों के गुण होते हैं कि वो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, बाहर रहेगा तो नॉन लिविंग है, अंदर शरीर में आ जाएगा तो लिविंग है। ऐसे युगलीना प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के गुण को यहाँ पर रखती है, तो इसे हम युगलीना कहते हैं। कोशिका एक ही है जिसको हम प्रोटिस्टा में पढ़ रहे हैं, लेकिन यूकैरियोटिक ये यहाँ पर बन जाती है। ठीक है,
तो इसको फटाफट से नोट कर लेंगे, ये भी किंगडम प्रोटिस्टा का ही एक उदाहरण आपका बन जाता है। नोट करिए भाई जल्दी से। अमीबाइसिस हो जाता है, ठीक है, अमीबिक डाइसेंट्री हो जाता है अमीबा से। बहुत सारे रोग हैं अलग अलग, सबके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। लिखिए भाई। लक्षण नॉर्मल होते हैं, मलेरिया जब किसी को होता है तो बुखार आना, और साथ में आपके बॉडी पर जो पेन है वो होना शुरू हो जाता है। ठीक है भाई, नोट कर लिया सभी ने? चलो, तो यहां तक कहानी हमने पढ़ी है प्रोटिस्टा जगत की। ये सारे जीव जो हमने बात करें, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब किस में आते हैं? प्रोटिस्टा जगत में। क्या विशेषता थी? यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि जो इनका न्यूक्लियस है वो फिलहाल डेवलप हो चुका है, सेल है वो डेवलप हो चुका है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यूग्लिना के आगे आपका आता है अगला किंगडम फंगस। किंगडम फंगस यानी कवक जगत। कवक जगत के अंदर बात करें तो ऑल यहां पर जो होंगे देखिए वो सब यूकैरियोटिक होते हैं, एंड बोथ यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। प्रेजेंट। सभी जीव यूकैरियोटिक व एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों दोनों प्रकार के जीव होते हैं इसमें, यानी कि यूकैरियोटिक तो है ही है बट यूनिसेलुलर भी है, और कुछ आपके मल्टी सेल्युलर भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये सभी परपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बनाते। दे आर ऑल हेट्रोट्रॉफिक। ये क्या है? परपोषी जीव हैं। यहाँ पर फंगस के पास एक सेल वॉल होती है जो कि बनी होती है काइटिन से। तो प्रश्न आता है भाई कि इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी है? और काइटिन क्या है? एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की ही श्रेणी में आता है। तो बताएंगे कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। साथ में पूछ ले इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बताएंगे स्टडी ऑफ फंगस माइकोलॉजी।
कवक का अध्ययन माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नोट करिए भाई, इसमें मशरूम आते हैं बिल्कुल। कवक के अंदर बहुत सारे जीव आते हैं, इसको नोट करो, फिर इसके फोटो वोटो दिखाते हैं आपको। एक एग्जाम्पल जो आपको ध्यान रहता है वो रहता है इस मशरूम का। अब सबको लगता है कि ये मशरूम तो प्लांट है मैम, है ना, आपको भी लगता होगा कि भाई ये मशरूम तो प्लांट है एक प्रकार का, क्योंकि दिखता ही पौधे जैसा है। बट वास्तविक तौर पे ये पौधा नहीं होता, ये आपका एक प्रकार का कवक यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, खुद खाना नहीं बनाते, इनके पास क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, अपना खाना कभी भी ये खुद नहीं बना पाते। बाकी चीजें जो हैं वो इनमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? देखो, ये होते हैं दो प्रकार के। एक आपने कहा यूनिसेल्यूलर है, एकल कोशिकीय है, और दूसरा आपने कहा मल्टी सेल्यूलर है, बहु कोशिकीय है। ठीक है, ये दो प्रकार से होते हैं। यूनिसेल्यूलर के अंदर नाम आता है ईस्ट का, जिसे आप कहते हो खमीर। ये खमीर वो होता है जब मम्मी डोसा बनाती हैं, ठीक है, या इडली बनाती हैं, तो बैटर लगा के रख दिया जाता है। आपके घर में छोले भटूरे बनते हैं तो वो जो मैदा लगाई जाती है उसको लगा के रख देते हैं, क्यों? ताकि उसमें फोमेंटेशन हो जाए, उसमें किड़वन हो जाए, और उस किड़वन के बाद वहां पर उस जो भी भटूरे आपके बन रहे हैं, जो डोसा बन रहा है, वो थोड़ा सॉफ्ट और फ्लफी सा बनता है, जिससे क्या होता है कि वहां पर डेवलपमेंट हो जाती है इस ईस्ट की, इस वाले खमीर की, कहते हैं खमीर उठाना। तो ये खमीर जो होता है वो कवक है एक प्रकार की। और कैसी कवक है तो आप बताओगे एकल कोशिकीय कवक कही जाती है, यानी एक कोशिका वाली एक कवक होती है जो कि यहाँ पर ये देखी जाती है। तो ये एक कोशिकीय है और बाकी हमारे पास होती है बहुकोशिकीय। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये दो चीजें हमारे सामने आती हैं। एग्जाम्पल ये बन जाता है जो आप कई बार देखते भी हो। ठीक है, देखो भाई, जैसे मान लो ये ब्रेड है, ये तो खराब होना शुरू हो गया, तब भी आप क्या कहते हो कि मैम इस पे कवक लग गई है। ये फफूंदन होती है, ये भी एक प्रकार की फंगस है। समझना बात को, कि ब्रेड को थोड़ी दिन बाहर रख दो तो ब्रेड ऐसी सड़ने लग जाती है, रोटी हो ब्रेड हो, हरे रंग की, और उसके ऊपर आपकी ऐसे ग्रीन और ब्लैक कलर की फंगस जो है वो उगने लग जाती है, उसे आप कहते हो फफूंदन लग गई है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि भैया ये फफूंदन के अलावा ये जो भोजन है, इसके अलावा आपने कोई भी आटा लगा करके रख दिया आधा घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा, तो ये फूलने लग जाता है। ये जो फूल रहा है ना, इसका जो साइज बढ़ता जा रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, खमीर बन रहा है, इसमें हो रही है किण्वन की एक प्रोसेस, फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस, वो पार्ट होता है ईस्ट का। तो आप बता सकते हो मेक्स द फूड, फूड में बेसिकली ब्रेड वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सॉफ्ट एंड फ्लफी, ये है ब्रेड को मुलायम करता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना किण्वन के द्वारा फर्मेंटेशन। पूछ लेता है, ये नाम भी कई बार आ जाता है इसके साथ कि फर्मेंटेशन होता है या नहीं होता। अब आता है दूसरी तरफ, दूसरी तरफ आते हैं बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय के अंदर फिर से दो भाग आते हैं। एक आता है फफूंदन का, जिसको आप कहते हो मोल्ड, फफूंदन, और दूसरा आता है मशरूम का।
ठीक है। तो ये जो फफूंदन है, ये तो भाई सिंपल सी बात है, क्या करेगी, भोजन को खराब कर देती है। फंगस का काम क्या है कि मैम फंगस भोजन को खराब कर रही है, जिसमें मोल्ड आती है। जो कहते हो कि भाई आपने अगर ह्यूमिड एनवायरनमेंट में, गर्म एनवायरनमेंट में बाहर की तरफ फ्रिज से निकाल कर कोई भी भोजन का पदार्थ रख दिया, तो ये भोजन पे लगने वाली, ह्यूमिड एनवायरनमेंट में होने वाली क्या है, फफूंदन है। जो हमने यहाँ पर इस प्रकार से देखी अभी कि मैडम देखो ये बर्गर है, ये फल है, फलों के ऊपर भी आपकी फफूंदन लग जाती है। ठीक है, आपने देखा कुछ समय के लिए बर्गर को ऐसे ही छोड़ दूं तो बर्गर देखो क्या हो रहा है, खराब होता जा रहा है। ये जो सड़ रहा है, इसी को हम यहाँ पर कहते हैं आपका फफूंदन, यानी मोल्ड के नाम से जानी जाती है। प्रश्न आ सकता है कि ये आपका मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, तो आप बताएंगे मल्टी सेलुलर है, यानी बहुकोशिकीय है। तो ये भोजन पे लगने वाली क्या है, फफूंदन यहाँ पे कही जाती है। समझ आ रहा है भाई सभी को कि नहीं, जल्दी से बताओ। यह भोजन को खराब करने वाली फफूंद है। इट ग्रोज इन humid environment and spoils the food। ठीक है भाई, तो ये मोल्ड है। अब आती है मशरूम। तो मशरूम को हम जिस नाम से जानते हैं, इसका नाम है अगेरिकस। ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है अगेरिकस। और मशरूम दोनों प्रकार के होते हैं, कुछ खाद्य योग्य भी होते हैं और कुछ जहरीले भी होते हैं, एडिबल भी होते हैं और पॉइजनस भी होते हैं, विषाक्त और खाद्य योग्य। तो ये जो मशरूम है ये दो प्रकार के होंगे, एडिबल भी है और पॉइजनस भी देखे जाते हैं। नॉर्मली आप एडिबल फंगस कहने के नाम से इसको खा सकते हो। ये पूछे ना कि ऐसी कौन सी फंगस है जिसे आप खा सकते हैं, तो ये एडिबल फंगस होती है हमारी, एडिबल फंगस मशरूम के नाम से, अगेरिकस के नाम से जानी जाती है। अगर मैं मशरूम को देखूंगी तो अभी लिख लेना जरा, इधर देखो। तो देखो ये स्ट्रक्चर होता है मशरूम का। आपको क्या लग रहा है कि मैम ये क्या है, एक टाइप का प्लांट है, बट ये पौधा नहीं है। ये पौधा नहीं है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से रेशे पाए जाते हैं। किसके रेशे होते हैं, पतले पतले से, यहाँ पर हाइफी के नाम से धागे आते हैं। ये एक एक धागे से मिलकर के बना हुआ होता है। आप बोलोगे ना इसकी बॉडी किससे मिलकर के बनी है, तो ये देखो कुछ इस प्रकार से इसकी पूरी बॉडी बनी हुई होती है। पूरी बॉडी में ऐसे रेशे रेशे से होते हैं। अब सोचो, आप तो इसको बढ़िया तरीके से खाते हो, ठीक। इसमें एक सिंगल धागे की बात करूं तो इसको बोलते हैं हाइफी, हाइफी। और अगर मैं इस पूरे के पूरे झुंड की बात करूं, ये जो पूरा सेट है धागों का, इसको बोला जाता है माइसीलियम। क्या कहते हैं, माइसीलियम। और इसी के द्वारा नाम पड़ जाता है माइकोलॉजी, माइसीलियम से माइकोलॉजी। जो हम कहते हैं ना फंगस के अध्ययन को क्या कहते हो आप, तो माइकोलॉजी, वो माइसीलियम, यहीं से आपका नाम जो है वो आता है। ये धरती के फूल नहीं है भाई, इधर सुनो, धरती के फूल बना दिया तुमने, ये हर प्रकार का होता है। इसमें जहरीले भी आते हैं, इसमें खाने योग्य भी आते हैं। ये जितने भी आपको अलग अलग प्रजातियां दिख रही हैं, ये सब हमारे मशरूम की हैं। ठीक है, ये फंगस के अंदर ये सारे के सारे क्या हैं, मशरूम है। और ये बने कैसे होते हैं, अंदर इस प्रकार के धागों से। एक कड़ी सिंगल धागा आपका क्या कहलाएगा, हाइफी कहलाएगा। कुकुरमुत्ता इसको कहते हो, हाइफी होता है अंदर की तरफ एक धागा। और इसके पूरे झुंड की बात करूंगी तो माइसीलियम के नाम यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, मानव अपना भोजन जो है वो घर में गैस पे खुद बनाता होगा भले ही, लेकिन वैसे दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। यानी हम प्लांट्स के ऊपर निर्भर होते हैं, हम हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है आयुष कुमार, मशरूम बहुत टाइप के होते हैं, अभी इसको लिख लो एक बार जल्दी से।
पता नहीं चलता, लोग सब्जी बना के खाते हैं, वो एडिबल वाली है, कभी कभी जहरीले भी हो जाते हैं इनमें। जो आप खाते हैं वो अगेरिकस होता है। अनूप, ये नोट्स ही आपको बनवाए जा रहे हैं, ये नोट्स ही बनवाए जा रहे हैं जो कि साथ साथ में आप हमारे यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर नोट्स ही मैं आपको लिखवा रही हूँ। बना लिया भाई सबने? तो ये था किंगडम फंगस। एक जो ब्रेड पे फंगस लगती है ना, उसका भी नाम लिख लेना। ब्रेड पे लगने वाली फफूंदन, ब्रेड मोल्ड जिसको कहोगे। इसका नाम होता है राइजोपस। मशरूम खाद्य योग्य व विषाक्त दोनों होते हैं। साथ में लिखेंगे यहाँ पे, फंगस शोज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। देखो, फंगस अपना खाना खुद नहीं बना पाती, जानते हो सभी कि मैम फंगस क्या है, ये हेटेरोट्रॉफिक है, परजीवी है। सुनना बात को, पीडीएफ मिल जाएगी। फंगस क्या है मैम? परजीवी है, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होती है खाने के लिए, और इसी प्रकार से ये शैवाल के ऊपर निर्भर होती है। ये कहती है कि भाई देखो, हम एक रिलेशनशिप में रहते हैं, सहजीवी यानी साथ जीवन जीने वाले, म्यूचुअल रिलेशनशिप जिसको कहा जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसको कहा जाता है। सिम मतलब क्या होता है? एक साथ, फ्यूजन, और बायो मतलब लाइफ, जिनकी लाइफ एक साथ चले। तो ये ऐसे सहजीवी होते हैं कि ये जाकर शैवाल के साथ रहती है। शैवाल एक प्रकार की प्लांट होती है, जैसे आप काई कहते हो, और वो काई अपना खाना बना लेती है। तो ये कहती है कि देखो तुम खाना बना लेना, मैं बाकी के कामों को संभाल लूंगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है विद एल्गी। आप लिख लेना इस लाइन को, फिर डायग्राम भी बना लेना। कवक शैवाल के साथ सह जीवी बंधन में रहते हैं। ठीक है, इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं, कहीं कहीं म्यूचुअलिज्म भी इसको ही कहा जाता है। ठीक है भाई, और बाकी इनसे बनता है फंगस प्लस एल्गी जब होती है तो ये बनता है एक लाइकेन, जिसे कहते हैं प्रदूषण संकेतक। किसका प्रदूषण बताता है ये? सल्फर का। ठीक है, लो पहले ये डायग्राम भी बना लो, फिर उसके बाद आप लोग लिख लेना। कवक के अध्ययन को, स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी, और ये एक सिंगल हाइफी क्या है? सिंगुलर, और ये पूरा का पूरा नेटवर्क हो जाएगा माइसीलियम। प्रथमेश मिल जाएगी, एक बार आप जो प्रॉपर वीडियोस वाला बायोलॉजी वाला फोल्डर है उसमें जाकर के देखिएगा। जल्दी से बताओ भाई, समझ में आ गया आपको पूरा का पूरा जो फंगस है?
लिख लिया? पीडीएफ क्लास के बाद मिल जाएगी। चलिए ज्योत्सना, बहुत बहुत शुक्रिया। माइकोलॉजी फंगस की स्टडी है नेहा। चलो देखो, एक रिलेशनशिप इसने किसके साथ रखी? एल्गी के साथ, यानी शैवाल के साथ। इसने क्या बनाया? लाइकिन बनाया। लाइकिन क्या करता है कि जहां पर भी सल्फर का पोल्यूशन होगा ना, ये ग्रो नहीं करता। इट डज नॉट ग्रो इन सल्फर पॉल्यूशन। ये सल्फर का प्रदूषण जहां होगा वहां पर ग्रो नहीं करता। फंगस एक रिलेशनशिप और दिखाता है, जो कि उच्च जितने भी जीव होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी जड़ों के साथ रहता है। ठीक है, उनकी जड़ों के साथ रहता है। तो आप इसमें एक लाइन और नोट कर लेना कि फंगस प्लस रूट्स ऑफ हाइयर प्लांट्स, ये भी क्या कर रहा है? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहा है। और क्या बनाता है इससे? इसको कहते हैं माइकोराइजा। फंगस क्योंकि अकेला नहीं रह पाता, या तो शैवाल के साथ रह लेगा, या जितने भी उच्च पौधे हैं, बड़े पौधे हैं, उनकी जड़ों में जाकर के चिपक जाता है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कवक प्लस उच्च पादप के जड़। इसको नाम दिया जाता है माइकोराइजा। ये भी क्या है? एक सिम्बायोटिक या म्यूचुअल रिलेशन। सहजीवी। फंगस से कुछ बीमारियां भी होती हैं। फंगस कॉजेज डिजीजेस सच एज रिंगवॉर्म, डर्मेटाइटिस, कवक से दाद, त्वचा पर संक्रमण जैसी बीमारी भी होती हैं। अच्छा, ये जो बीमारी होती है ये कौन कराता है? तो वहां पर आप इनका पैथोजन बताएंगे, इनके रोग जनक के बारे में, कि उसमें आते हैं एपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम। ये 3 जीनस हैं जो बीमारी करा सकते हैं। ठीक है, नाम लिख लेंगे इनका। ये बीमारियां करा सकते हैं। कॉम्बो बैच में भी वीडियो नहीं दिखा रहा है, वीडियो। अच्छा ठीक है, भुवनेश्वरी, प्रथमेश, शायद कुछ ग्लिच होगा। मैं एक बार आप लोगों का बैच दोबारा से चेक करवा लेती हूँ। ठीक है भाई, परेशान मत हो ना, आपको सारी रिकॉर्डेड वीडियोस भी साथ में मिल जाएंगी। तो भाई ये था पूरा का पूरा फंगस का जगत, जिसको हम कहते हैं बीमारी कराने वाले। अलग अलग फंगस भी होते हैं, इनसे फंगल की डिजीज बनती है, जिसको आप नाम देते हैं अलग अलग प्रकार से। तो ये था आज का पूरा चैप्टर।
फंगस और प्रोटिस्टा के साथ। कल शुरुआत करेंगे प्लांट किंगडम की और एनिमल किंगडम की। तो कल हम सुबह 10 बजे क्लास रखेंगे, सुबह 10 बजे आप लोगों से मुलाकात करेंगे प्लांट किंगडम के साथ और एनिमल किंगडम, और उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे बीमारियों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? केमिस्ट्री की क्लास आपके पुष्पेंद्र सर कराएंगे, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। तो सर आपको बता देंगे कब से कैसे उन्हें यहाँ पर आपका पोर्शन जो है वो कराना है, तो सर आपको अच्छे से बता देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, यानी कल सुबह के 10 बजे। संडे है, भूल मत जाना कि मैम कल की क्लास होगी। ठीक, टिल देन रिवीजन जरूर कर लेना, पूरी पीडीएफ में आपकी अपलोड करा दूंगी, और बहुत ठंडे दिमाग से ना रिवीजन करते हुए पढ़ो। जिस किसी का सोमवार को यानी कि परसों के दिन सीजीएल 2024 का एग्जाम है, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। एक ही बात कहेंगे कि आप जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, उनको कर करके जाइएगा। बाकी तो आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, चलो, हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच। कल सुबह 10 बजे क्लास होगी।